नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूँ अयाज मोरस और आज जैसे हमने आपको बताया कि हम मरकज़ रहनुमाई रिहैबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे इनकी सीईओ से और उनसे पूछेंगे कि किस तरह से नशा जो है वो हमारे नौजवानों को और हमारे माशरे को तबाह कर रहा है, क्या वजूहात हैं, किस तरह से नौजवान इस नशे की लत में आते हैं और पाकिस्तान में ये कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये कैसा इशू है जिस पर बहुत ज़्यादा जो है वो बात करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ हम आज गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे, बल्कि इसके साथ साथ उन वालिदैन के लिए, उन लोगों के लिए जो इलाज के लिए रहनुमाई लेना चाहते हैं, मरकज़ रहनुमाई रिहैबिलिटेशन सेंटर, उनको क्या क्या खिदमात और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। सिद्रा अहमद हमारे साथ मौजूद है, सीईओ इस इदारे की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आरजे हैं, बहुत सारी उनकी एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं, उनकी ज़िंदगी की बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन आज हम उनसे सिर्फ इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आज हमसे गुफ्तगू करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। ऑलवेज वेलकम है आज भाई साहब। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो नशा है इस वक्त उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपकी क्या जो है वो बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इस पर आप काम कर रहे हैं, तो क्या वजूहात हैं, क्यों इतनी तादाद बढ़ रही है और किस किस किस्म के जो है वो नशे हैं जो नौजवानों को और हमारे माशरे को तबाह कर रहे हैं? बिल्कुल, ऐसे अयाज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया कि तादाद के बारे में, अगर हम स्टैटिस्टिकली डेटा लेते हैं इसका ना, तो साइंटिफिकल जो रिसर्च कहती है 7.6 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो नशा इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान का एरिया, ठीक है, जिसमें से 78% जो है हमारे मर्द हज़रात हैं और 22% हमारी ख़वातीन भी हैं, ठीक है। और सबसे अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि 76 जो मिलियन पॉपुलेशन है वो इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन सालाना 40 लाख अफराद का इसमें इजाफा हो रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं, नशे से मुराद क्या है? लोग ये समझते हैं कि नशा, हम कोई बड़ा नशा तो नहीं कर रहे, सही, ठीक है, क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है ना। अगर हम उन्हें कहें कि जी चर्च का इस्तेमाल, मैं सिर्फ चर्च का इस्तेमाल करता था, इससे बड़ा नशा मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो नशा तो एग्जैक्टली अगर हम कहें कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो इट मीन्स दैट वो भी आप नशा कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपके कंट्रोल में नहीं है और वो बार बार आपको मजबूर कर रहा है, क्रेविंग कर रहा है आपको कि मैं बार बार इसका इस्तेमाल करूँ, तो इट मीन्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एडिक्शन, ठीक है। आप टोबैको की जो लत है उसमें मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन चीज़ों के लिए, तो लोग अप्रोच नहीं करते, लोग इस चीज़ को आम समझते हैं कि एक हमारी सोसाइटी में इसका जो इस्तेमाल है बहुत कॉमन है। लेकिन जो अप्रोच करते हैं लोग इलाज की तरफ जाने के लिए वो हैं चर्च की, अगर हम बात करें, हम हेरोइन की अगर बात करें, और बहुत ज़्यादा जो आम हमारी जनरेशन में है वो आइस और क्रिस्टल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और इसका इस्तेमाल हमारी नौजवान नस्ल में तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और हमारा जो ये सेंटर है, मरकज़ रहनुमाई रिहैबिलिटेशन सेंटर, नशे के जो आदी अफराद हैं उनका सिर्फ इलाज नहीं करता बल्कि उनकी रहनुमाई करता है और साथ साथ उनको रिहैबिलिटेशन की तरफ लेकर आता है, यानी उनकी ज़िंदगी में बहाली लेकर आता है। जो नशा करने की वजह से उनकी ज़िंदगी मुतासिर हो जाती है, एक नशा करने वाले इंसान की ज़िंदगी किस तरह से मुतासिर होती है, रिसर्च क्या कहती है, और ये जो बीमारी है, मैं यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करूँगी कि हम कहते हैं नशे की आदत, नशे की लत, लेकिन हम ये कहते हैं कि मेडिकल साइंस ने ये साबित कर दिया है कि नशा करने वाला फ़र्द जो है वो एक मरीज़ है क्योंकि वो एक नशे की बीमारी में मुब्तला है। और नशे की बीमारी में मुब्तला जो शख्स है, जो कि मरीज़ है, उसकी ज़िंदगी के 4 पहलू मुतासिर होते हैं। वो ज़हनी तौर पर उसकी सेहत ख़राब हो जाती है उसकी, ठीक है, ज़हनी तौर पर सेहत ख़राब होने से मुराद ये है कि सोचने समझने की सलाहियत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो ड्रग्स इस्तेमाल हम करते हैं, चाहे हम चर्च की बात करें, चाहे हम हेरोइन की बात करें, चाहे हम कैनबिस की बात करें, चाहे हम अफीम की बात करें, चाहे हम आइस क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, नशे के ये केमिकल्स जाके आपके ब्रेन के केमिकल्स के साथ जाके क्लैश करते हैं, जिससे जो आपका एक फ्रंटल लोब होता है जो कि काम करता है, हमारा ब्रेन इंसान की सोचने समझने की सलाहियत, जो सोचता है, समझता है, डिसीजन लेता है, या जो उसके कॉग्निशंस के जो काम होते हैं उसको मुतासिर कर देता है। तो फिर नशा करने वाले इंसान को नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो उस नशे का आदी हो चुका है और उसको ड्रग्स चाहिए और वो सिर्फ ड्रग्स के पीछे भाग रहा है। अब जब वो ड्रग्स के पीछे भागेगा तो डेफिनेटली माशरती तौर पर उसका पहलू मुतासिर होगा, उसके ताल्लुकात ख़राब होंगे, लोग इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखेंगे उसको, क्योंकि उसका जो फ्रंटल लोब है वो मुतासिर हो चुका है नशे के केमिकल्स की वजह से। तो घर वालों को ये कंप्लेंट्स होती है कि अच्छा खासा इंसान था लेकिन अब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हमें नज़र आ रहा है। तो फिर यही देखने की ज़रूरत है कि कहीं खुदा ना खास्ता आपके घर का जो फ़र्द है या आपका जो प्यारा है कहीं नशे की बीमारी में तो मुब्तला नहीं हो गया। फिर इस नशे के मरीज़ का रूहानी पहलू मुतासिर होता है, यकीन, एतमाद, भरोसा, खुद की ज़ात के ऊपर से उसका बनाने वाले पर कि प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं
टेंशन में हूँ और वक्ती फरार के लिए जो है वो वहाँ से उस नशे का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो फिर ये सब चीज़ें हैं कि इस तरह से एक इंसान की जो सेहत है वो भी मुतासिर होती है, उसके माशरती पहलू भी मुतासिर, और ओवरऑल उस इंसान की पूरी लाइफ जो है, उसके फंक्शंस जो है डिस्टर्ब होने लगते हैं। बल्कि उसके साथ उसका फैमिली का भी जो है बहुत पूरी मुतासिर होती है। बिल्कुल ऐसा ही मेडिकल साइंस जब इसको कहती है कि ये एक बीमारी है, तो हम इसको कहते हैं कि इट्स जस्ट नॉट अ ब्रेन डिजीज़। ये सिर्फ एक दिमागी या ज़हनी बीमारी नहीं, ये एक फैमिली डिजीज़ है, क्योंकि करता एक इंसान है और उसका जो सफ़र है ना वो पूरी की पूरी फैमिली को करना पड़ता है, ठीक है। और ये एक जानलेवा बीमारी है, ठीक है। हमारी सोसाइटी में इस हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नहीं पता, लोग ये समझते हैं कि नशा इस्तेमाल करना एक बुरी आदत है और एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी का, मैं ये समझूंगी। मैं ये बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, और एक टैबू सा है हमारे माशरे में इस पर बात करना जाए, और बड़े कहा जाता है कि ये तो अमीरों के हैं और ये गरीबों के हैं, इस तरह से। बल्कि अब जो हम रेशो देख रहे हैं, जिस तादाद से जिस मिकदार से चीज़ें बढ़ रही हैं नौजवानों में, वो बड़ा। फिर एक और हमारे यहाँ जो बड़ा एक चैलेंज है इस हवाले से कि लोग जब इनिशियली बच्चे या नौजवान इसमें नशे की लत में आते हैं तो वालिदैन जो है वो छुपाते हैं, या बच्चे भी जो छुपाते हैं, छोड़ना वो चाहते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, इस वजह से फिर वो आगे इतना बढ़ जाते हैं कि वहाँ से वापसी बहुत मुश्किल होती है। और ख़ास तौर पर भी लोग अगर इलाज के लिए भी आते हैं तो वो स्टेज पर आते हैं, तो उस वक्त जब आपके पास ऐसे केस आते हैं तो पेरेंट्स की क्या तवक्कुआत होती हैं, या क्या आप समझती हैं कि अगर ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स पेरेंट्स बच्चों में देखें, या टीचर्स देखें, या मोहल्ले के लोग देखें, या फैमिली के लोग देखें, तो वो कैसे रजू कर सकते हैं कि और उसको अर्ली स्टेजेस पर सपोर्ट मिल सके? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और यही अवेयरनेस मैं समझती हूँ कि सोसाइटी तक पहुँचनी भी चाहिए। देखिए बात ये है कि अचानक से एक चेंज आना शुरू हो जाएगा। पेरेंट्स के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर उनका बच्चा है तो वो देखेंगे कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे मार्क्स ले रहा था, बहुत अच्छे ग्रेड्स ले रहा था, सडन से ये होता है कि डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस ख़राब हो रही है, टीचर्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है स्टडीज़ की तरफ, और ये बहुत अच्छा था स्टडीज़ में, लेकिन एकदम से पता नहीं से क्या हो गया, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तरफ से आ सकती है। फिर घर में रहते हुए जो पेरेंट्स हैं वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसमें एग्रेशन आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, या आपसे छुपने की कोशिश कर रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, और उसकी जो सेहत है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, ठीक है, और वो अपनी जो है हाइजीन का ख्याल नहीं कर रहा। जो बच्चा डेली ड्रेस चेंज करता था और फिट फाट होकर बाहर से आता था, वो बच्चा उसे ख्याल ही नहीं कि मुझे कपड़े चेंज करने, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि सोचने की ज़रूरत है कि आया कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर फर्दर आइडेंटिफिकेशन के लिए या डायग्नोसिस के लिए फिर आप प्रोफेशनल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं, ऐसे इदारे हैं, आप उनसे रुजू करें। और फिर ये मालूमात लेना ज़रूरी है कि आया कि बच्चा किस गैदरिंग में बैठ रहा है। ये आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया है, क्योंकि आमतौर पे हमें लगता है कि अच्छे लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, और ये बच्चों, खासतौर बच्चों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है वो, या स्कूल में जो है वो, ये बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि वहाँ पर उनके दोस्तों से मिलते हैं। तो क्या आप सजेस्ट करेंगी वालिदैन को या टीचर्स को या उन यंगस्टर्स को कि वो किस तरह से अपने आप को देख सकें, ऐसे लोगों से, ऐसी गैदरिंग से महफूज रख सकें कि वो ऐसी गैदरिंग का हिस्सा ना बने, ताकि वो इस एडिक्शन में ना जाए? बिल्कुल ऐसा ही। देखिए बात ये है कि ये तो बड़ी समझने की ज़रूरत है। समटाइम हम लोग बीइंग अडल्ट होकर भी नहीं जो है ना ये समझ पाते कि हमें किस जगह जाना चाहिए और किस गैदरिंग में बैठे तो हम सेफ रहेंगे, क्योंकि नशा इतना ज़्यादा कॉमन हो रहा है, ठीक है। अगर हम देखें कि हर जो है तीसरा चौथा फर्द जो है वो नशे की बीमारी में मुबतला है, तो कहना गलत नहीं है हमारा ये, ठीक है। तो बहरहाल और स्टार्ट फ्रॉम वेरी सिंपल स्मोकिंग से वो शुरू करते हैं, और वो अच्छा हाँ, रिसर्च ही कहती है कि किसी भी नशे की तरफ जाते हुए या नशे का आदी बनते हुए, जैसे कि लोगों की ज़बान है कि मैं बड़ा नशा क्या है जी, चर्च है, हीरोइन है, ओपियाइड्स हैं, ये क्रिस्टल आइस है, ये बड़े नशे हैं, और टबैको जो है या स्मोकिंग छोटा नशा है। तो ये इनिशियल स्टेज है। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो पहला स्टेज है आपको दूसरी ड्रग्स की तरफ लेके जाने के लिए, ठीक है। तो कोशिश करें जो लोग तम्बाकू नोशी का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तम्बाकू नोशी के डब्बे पर लिखा हुआ होता है, सिगरेट के डब्बे के ऊपर कि जो है तम्बाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, ठीक है। तो उस चीज़ को ज़रूर पढ़ें, लेकिन फिर भी अवेलेबल है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमें ये बात कहनी पड़ती है, अनफॉर्चुनेटली हमें ये भी कहना पड़ता है आज कि ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक। अगर इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी जी, अगर इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो डेफिनेटली इतनी जनरेशन, इतनी नस्लें तबाह भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन शायद हम लोग बाहैसियत पाकिस्तानी नहीं कुछ कर सकते। रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से कि हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, इसके ऊपर हाईली रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, लॉजेज मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, उस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। तो अमल दरामद होगा तो हम कई नस्लों को तबाह होने से बचा सकते हैं। लेकिन जो लोग ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, उनको भी
میسیج دینا چاہوں گی کہ اب اس چیز کا انتظار نہ کریں، کیونکہ نشہ ایک جان لیوا بیماری ہے، ٹھیک ہے. نشہ استعمال کرنے والا کسی بھی صورت ایک وقت یہ آئے گا، یا تو وہ اوور ڈوز ہو جائے گا، یا نشہ کرنے کی وجہ سے اس کی ذہنی صلاحیت اتنی بحال نہیں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. خدا نخواستہ کوئی بھی ایسے انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں نشہ کرنے والے انسان کے ساتھ. تو بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کا انتظار کریں کہ اس کے ساتھ برا ہو، اور اس سے پہلے کہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے، آپ فوری طور پر انہیں ایسے اداروں کے لیے بھی میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ایسے ادارے جو اسپیشلی ایڈکشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے پاس پروگرام ہے. جیسے کہ ہمارے ادارے میں پروگرام ہوتا ہے صبح 8 بجے سے لے کے رات کو 11 بجے تک. ایک ایڈکٹ پیشنٹ جو آتا ہے اس کے لیے ایک ہمارا پروگرام کا سیٹ اپ ہوتا ہے، جس میں ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں، ہماری کلاسز ہوتی ہیں، ہمارے موٹیویشنل گروپس ہوتے ہیں، 1-to-1 کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ نشے کی بیماری میں آنے کے لیے بہت سارے فیکٹرز جو ہیں، وجوہات ہیں، وہ لے کر آتی ہیں. وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو شوقیہ استعمال کرتے ہیں، پھر اسٹریسرز، ٹھیک ہے. ٹینشنز اتنی زیادہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، ان امپلائمنٹ ہے، جاب نہیں ہے تو ایک انسان ٹینشن میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے. اس کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ پریشان ہے، وہ ٹینشن میں مبتلا ہے. میرٹل کوئی ریلیشن شپ، کوئی بریک اپ ہو گیا ہے تو وہ ٹینشن میں مبتلا ہے. تو پھر سولوشن کیا ہوتا ہے کہ ہم سب ان ٹینشن سے نکلنے کے لیے نشے کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو وقتی فرار دیتا ہے. آپ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو وقتی فرار دے رہا ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے وہ وقتی طور پہ آپ کو ایک دھوکے میں لے کر جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ دھوکہ آپ کو زندگی سے دور لے کر جا رہا ہے. تو ان ڈفرینسز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے اوپر یقین، اعتماد، بھروسہ کریں کہ نشہ جو ہے کسی بھی پرابلم کا سلوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایڈکٹ پرسنس خود یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے نشے کا استعمال شروع کیا تھا تو وہ ایک چھوٹی سی کوانٹٹی سے کیا تھا، اور آج یہ کہ ملٹیپل ڈرگز استعمال کر رہے ہیں اور ہماری کوانٹٹی کا بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی حد تک استعمال کر رہے ہیں. اور اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے نشے کا استعمال کیا تھا کہ ہماری یہ پرابلم حل ہو جائے، لیکن زندگی میں اور پرابلمز آ چکی ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ احمد جمیل صاحب موجود ہیں جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اس ادارے کے، اور کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، سوشل ورکر ہیں. ان کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ان کا ادارہ جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے کہ وہ نشے کی لت سے جو ہے وہ کس طرح سے دوبارہ جو ہے وہ علاج ان کا ہوتا ہے یہاں پر، اور کس طرح سے دوبارہ وہ زندگی میں اپنی لائف کو دوبارہ سے گزار. سر سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ ادارہ شروع کیا تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا اور کیا سوچ تھی کہ آپ نے اس کا آغاز کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے مقصد تو یہی تھا کہ ایک خلق خدا کی خدمت کرنا. اور کیونکہ ڈرگ ایڈکشن ایک بہت ہی سمجھ لیں کہ ایک ہاٹ ایشو ہے اس وقت پورے دنیا کا، بشمول پاکستان کا بھی. تو ابھی جو موجودہ تحقیقات ہیں اس میں تقریباً پاکستان کا نمبر بہت اوپر کی طرف ہی ہے ڈرگ ایڈکشن کے اوپر. تو اس فیلڈ میں کام کرنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ بھی ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے بھی میں ہوں اور سائیکالوجسٹ بھی ہوں، اور اس حوالے سے اس فیلڈ میں مینٹل ہیلتھ اور ڈرگ ایڈکشن میں کافی حد تک کام بھی تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں میں بھی ایک اس خدمت میں اپنا قدم رکھتا ہوں، اور اس حوالے سے پھر اس کام کو شروع کیا اور اس کا آغاز کیا. اور مرکز رہنمائی ریہیبلیٹیشن سینٹر کی صورت میں ہم نے اس پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے کہ یہاں پر بھی ہم صرف ڈرگ ایڈکشن ہی نہیں، سائیکیٹرک ریہیبلیٹیشن بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ کس قسم کے، جیسے جو ہمارے بہت سارے ویورز ہیں ان کی رہنمائی کے لیے، کس قسم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، کیا نیشنل جو ابتدائی طور پر ہے نشے کے عادی، یا بالکل جو نشے سے، کہ کس طرح کے لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں اور آپ کیا کیا سہولیات انہیں فراہم کرتے ہیں؟ جہاں تک سوال ہے نشے کی بیماری کے حوالے سے کہ کون کون سے لوگ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں، تو تمام قسم کے نشے بشمول کیمیکل اور نان کیمیکل. یہ بھی ایک ڈفرینس ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نشہ وہی ہے کہ جو کوئی چیز وہ استعمال کر رہے ہیں، جسم میں داخل کر رہے ہیں. لیکن ہم نے یہاں پر ایک سہولت یہ بھی رکھی ہے کہ جن کے ساتھ کوئی نان کیمیکل ایڈکشن، مطلب کوئی بیہیویئر اس طرح کا ہے جس کی وجہ سے وہ اس لت میں پڑ چکے ہیں، اس رویے کو چھوڑ نہیں پا رہے، تو یہاں پر بھی ہم ان کو باقاعدہ کاؤنسلنگ کے تھرو اور سائیکو تھراپی کے تھرو ان کو اس چیز کی روشنی دیتے ہیں، اس چیز کی آگاہی دیتے ہیں کہ وہ اپنی اس عادت کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں. تو ہر طرح کے نشے، چاہے وہ کیمیکل میں ہو یا نان کیمیکل میں ہو، تو ان کی یہاں پر سہولت موجود ہے. یہاں پر سائیکو تھراپی ہے، یہاں پر کاؤنسلنگ ہے، اور یہاں پر سائیکیٹرسٹ کی سہولت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ سوشل ورکرز کی سہولت موجود ہے، اور ریکورنگ کاؤنسلرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آلریڈی اس بیماری میں مبتلا رہ کر، اور ایک طریقہ علاج جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں یہاں پر، اس جو کہ ایک دنیا کا ایک بہترین طریقہ علاج ہے، جو کہ تمام دنیا میں جو جتنے بھی جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جو پروفیشنل ورکنگ کر رہے ہیں اس طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اور تو اس طریقے سے نکلے ہوئے ہمارے پاس ایسے ریکورنگس موجود ہیں جو نئے آنے والے مریضوں کو ایک
راستہ دکھاتے ہیں, ان کے لیے ایک لائف ایگزامپل ہوتے ہیں. تو ان تمام فیسلٹیز کے تھرو ہم ان پیشنٹس کو دوبارہ سے زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے یہ گفتگو ہمارے ساتھ کی. اور ویوز, جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ آج ہم اس ادارے کا آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ بہت سارے لوگ جو اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں, کس طرح سے انہوں نے واپس آنا ہے اور اس کو ایک بیماری کے طور پر ٹریٹ کرتے ہوئے زندگی کی بحالی میں دوبارہ جو ہے وہ یہ مرکز جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.